चलिए, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में हमने किया सेक्शन 60, 61, 64(1), क्लॉज 4, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8। अब पढ़ते हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी। माइनर चाइल्ड चाहे सन हो चाहे डॉटर हो। तो माइनर चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम के लिए क्लबिंग प्रोविजन है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। ठीक है, एग्जाम्पल, तो माइनर चाइल्ड की क्लबिंग पेरेंट्स, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लबिंग का प्रोविजन है कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। किस में क्लब की जाएगी? पेरेंट्स में भी फादर और मदर, किस में क्लब होगी ये समझना है। ठीक है, चलिए प्रोविजन की बात करते हैं। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी। फर्स्ट पॉइंट, वेयर मैरिज ऑफ पेरेंट्स सबसिस्ट। पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट कर रही है, मतलब उनमें तलाक नहीं हुआ है, मैरिज सबसिस्ट कर रही है। उसमें फिर पॉइंट, बोथ पेरेंट्स अलाइव, फादर मदर दोनों हैं, पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट करती है। तो मतलब नॉर्मल केस, इस नॉर्मल केस में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी विद द इनकम ऑफ फादर और मदर। लैंग्वेज है फादर और मदर, हुज टोटल इनकम, मतलब या तो फादर में क्लब होगी या मदर में क्लब होगी। किस में क्लब होगी? जिसकी इनकम, टोटल इनकम बिफोर सच क्लबिंग, ये क्लबिंग करने से पहले जिसकी टोटल इनकम हायर है। फादर और मदर, ये इनकम क्लब करने से पहले फादर और मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा है, सपोज फादर की इनकम ज्यादा है, तो माइनर चाइल्ड की इनकम फादर की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब से क्लबिंग स्टार्ट हुई, जब से क्लबिंग स्टार्ट हुई, एक मिनट, जब से क्लबिंग स्टार्ट हुई, एक बार क्लबिंग होना शुरू हुआ, एक बार क्लबिंग होना शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर क्लबिंग, माइनर चाइल्ड सपोज जन्म हुआ, उसको इनकम हुई। आप बोलेंगे माइनर चाइल्ड को इनकम कैसे हो सकती है? आफ्टर 18 इनकम होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आयुष का जब जन्म हुआ, बर्थ हुआ, तो पूरा हॉस्पिटल हैरान था। एक मिनट, हैरान था कि एक अति सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है, एक अति सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है, और हाथों हाथ वो जॉनसन एंड जॉनसन वाले आ गए कि इस बच्चे को लेकर एड शूट करना है, इस बच्चे को लेकर एड शूट करना है। ठीक है, और वो मम्मी पोगो पैंट्स वाले भी आ गए, एड शूट करना है। तो माइनर चाइल्ड को इनकम हुई, पेरेंट्स में क्लबिंग होगी। अब पहली बार जब क्लबिंग हुई, फर्स्ट ईयर जो क्लबिंग का था, सपोज इनकम उस ईयर फादर की इनकम ज्यादा थी, प्रोविजन क्या है, फादर या मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा उसमें क्लब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सपोज फादर में क्लबिंग हुई,
सेकेंड ईयर में मदर की इनकम ज़्यादा थी। सेकेंड ईयर में भी माइनर चाइल्ड को इनकम थी, लेकिन सेकेंड ईयर में मदर की इनकम ज़्यादा थी। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या एवरी ईयर चेक करना है कि किसकी इनकम ज़्यादा है, फादर की ज़्यादा है या मदर की ज़्यादा है? ये चेक करके जिसकी हायर इनकम हो उसमें जोड़ना है, या एक बार क्लबिंग जिसमें होना शुरू हुई एवरी ईयर सबसेक्वेंट ईयर में भी उसी में ही क्लबिंग होती रहेगी? क्या प्रोविजन है? तो देखिए, नोट, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज वंस इंक्लूडेड, एक बार जिसमें क्लबिंग होना शुरू हो गई है, विद द इनकम ऑफ आइदर पेरेंट, फादर या मदर, जिसमें भी एक बार क्लबिंग होना शुरू हो गई है, देन इन द सक्सीडिंग ईयर में क्या होगा? सच इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ अदर पेरेंट में क्लबिंग नहीं होगी। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर फादर में क्लबिंग स्टार्ट हो गई है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वगैरह में मदर में क्लबिंग नहीं होगी। इसका मतलब फादर में क्लबिंग फर्स्ट ईयर में हुई है तो सबसेक्वेंट ईयर्स में भी फादर में क्लबिंग होती रहेगी, अनलेस द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो। मतलब क्या? अगर फादर में फर्स्ट ईयर में क्लबिंग हुई, सेकेंड ईयर में क्लबिंग फादर में हो रही है, सेकेंड ईयर में फादर का ऑब्जेक्शन हो जाए, नहीं मेरे में क्लब मत करो, इस साल मदर की इनकम ज्यादा है, मदर में क्लब करो, तो फिर मदर में क्लब होगी अगर फादर को ऑब्जेक्शन हो तो। लेकिन अगर फादर को ऑब्जेक्शन नहीं है तो एक बार जिसमें क्लबिंग होना शुरू हुआ, फादर में क्लबिंग शुरू हुई थी फर्स्ट ईयर में, तो फिर सबसेक्वेंट ईयर्स में भी फादर में ही क्लबिंग होती रहेगी। ठीक है। फिर पहला केस हमने क्या किया? पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट करती है और बोथ पेरेंट्स अलाइव हैं। सेकंड केस, अगर वन पेरेंट अलाइव हो, एक की डेथ हो गई है, एक जिंदा है, तो जो जिंदा है उस पेरेंट में क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा केस, अगर बोथ पेरेंट्स फादर मदर दोनों की डेथ हो गई है तो क्लबिंग किस में होगी? माइनर चाइल्ड है, उसके फादर मदर दोनों की डेथ हो गई तो क्लबिंग किस में होगी? तो दे रखा है कि क्लबिंग नहीं होगी, इस केस में क्लबिंग नहीं होगी। यूं नहीं कि आप ये इनकम क्लब कर दो ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम में या गार्जियन की इनकम में या अदर रिलेटिव में क्लबिंग नहीं होगी। और इस सिचुएशन में माइनर चाइल्ड अपनी इनकम पर टैक्स खुद ही देगा। ये कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है कि माइनर है तो किसी बात के लिए लायबल नहीं है। अगर बोथ पेरेंट्स डिसीज्ड हैं, डेथ हो गई है और माइनर चाइल्ड को इनकम है, तो इस इनकम पर माइनर चाइल्ड को खुद ही टैक्स देना होगा। ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह में, अदर रिलेटिव्स में क्लबिंग का सिस्टम नहीं है। ठीक है। ये पहला केस था, अगर पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट करती है। सेकंड केस, मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट, पेरेंट्स में तलाक हो गया, फादर मदर में तलाक अगर हो गया है तो क्लबिंग किस में होगी? उस पेरेंट में होगी, उस पेरेंट में होगी जो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर उस माइनर चाइल्ड को मेंटेन करता है। उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो पेरेंट उस माइनर चाइल्ड को मेंटेन करता है, फॉर एग्जाम्पल तलाक हुआ, तो तलाक के केस में क्या होता है? अधिकतर फैसला इस तरीके से आता है कि जब तक ये माइनर है अपनी मदर के पास रहेगा। अधिकतर फैसला मदर के फेवर में ही आता है। फिर कोर्ट बोलती है कि कोर्ट इस तरीके से भी कर सकती है कि 12 महीनों में से 11 महीने अपनी मदर के पास, 1 महीना फादर के पास। या ऐसा भी डिसीजन आ सकता है कि वीकली, 1 वीक का भी कोर्ट चार्ट बना के दे सकता है कि 1 हफ्ते में 6 दिन अपनी मदर के पास रहेगा और एवरी संडे फादर के पास रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरल क्या आता है केस कि 18 साल तक मदर के पास रहेगा, 18 साल के बाद इसकी चॉइस है जिसके साथ रहना चाहे। ठीक है। खैर 18 साल बाद तो मेजर हो जाएगा, माइनॉरिटी पीरियड खत्म ही हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ क्या बोला, प्रोविजन क्या बताया? जिस पेरेंट ने माइनर चाइल्ड को उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में मेंटेन किया है। अब एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा
अच्छा सर, ऐसा केस हो कि कोर्ट डिसीजन दे कि 6 महीने फादर के पास रहेगा, 6 महीने मदर के पास रहेगा, तो क्या होगा बताइए? मैंने कहा अगर हस्बैंड वाइफ उसके फादर मदर में इतना एग्रीमेंट होता कि वो 6 महीने वो रखे, 6 महीने फादर रखे, 6 महीने मदर रखे, तो दोनों में तलाक ही नहीं होता। ठीक है, तो और कोर्ट भी ऐसे डिसीजन नहीं देता है। तो बड़ा बेतुका सवाल था कि 6 महीने फादर रख ले, 6 महीने मदर रख ले, ऐसा प्रैक्टिकली डिसीजन आता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपने पढ़ा माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होने का प्रोविजन है। जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी तो पेरेंट्स एग्जम्पशन ले सकते हैं उस क्लब्ड इनकम पर मैक्सिमम 1500 रुपए, 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड। ठीक है, तो सपोज 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं और उन सबके वो सब माइनर हैं, उनके इनकम है। ठीक है, हर बच्चे के लिए 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा। ये 1500 रुपए पर एनम है, पर चाइल्ड है। ठीक है, मैक्सिमम में, मैक्सिमम है मतलब अगर उनको इनकम ही 1000 हुई है तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 1000 रुपए तक का ही एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, अब एक सवाल पैदा होता है, अगर वो माइनर चाइल्ड मैरिड हो तो क्लबिंग होगी या नहीं? माइनर चाइल्ड अगर मैरिड हो तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? अब ये मत कहना माइनर की मैरिज नहीं होती है, ये कहने की बातें हैं, होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। आप बोलोगे वो लॉ के हिसाब से तो नहीं होते, दूसरे कानून गए बाढ़ में, हमें मतलब नहीं। तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इवन इफ द माइनर चाइल्ड इज मैरिड। ठीक है, चाहे सन हो चाहे डॉटर हो। अच्छा, अब इसमें एक सवाल और पैदा होता है, जैसे किसी ने एक सवाल पूछा, उस टाइम पर वो एक सीरियल आता था बालिका वधू, तो किसी ने पूछा सर वो आनंदी और जगिया, सबका देखा हुआ है या स्टोरी लाइन पता है? तो किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने, सर आनंदी माइनर है, जगिया भी माइनर है, मैरिज हो गई दोनों की, अब जो आनंदी को सपोज इनकम हुई है किस में क्लब होगी? आनंदी को ये इनकम उसके सगे पेरेंट्स में क्लब होगी या उसके सास ससुर में क्लब होगी? सगे पेरेंट्स में क्लबिंग होगी। फिर अब अभी मैंने बोला जैसे माइनर चाइल्ड की इनकम फादर में क्लब हुई, माइनर चाइल्ड की इनकम फादर में क्लब हुई। अब फादर का एक आर्ग्यूमेंट है कि मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न में दो दो लोगों की इनकम शामिल है, एक तो मेरी इनकम और एक मेरे माइनर चाइल्ड की इनकम, तो हमको जो जीटीआई के बाद डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे एटीसी का डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट करने का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह वगैरह, तो वो एटीसी का डिडक्शन जैसे मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही मिलता है, तो क्या अब हमारे रिटर्न के अंदर दो लोगों की इनकम शामिल है, तो ये जो एटीसी का डिडक्शन जो 1.5 लाख तक मिलता है वो भी डबल हो जाएगा क्या? वो डबल नहीं होगा। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है शेल बी अलाउड अगेंस्ट सच क्लब्ड इनकम। उस क्लब्ड इनकम पे तो मिलेंगे जो इनकम शामिल हुई है, फादर के रिटर्न में माइनर चाइल्ड की इनकम आ गई, उस इनकम पर फादर एटीसी का डिडक्शन ले तो सकता है लेकिन लिमिट डबल नहीं होगी। लिमिट ऑफ 1,50,000 जैसा एटीसी में शेल नॉट इंक्रीज। अब किसी पर्टिकुलर ईयर में वो माइनर मेजर हो रहा है तो उसके 18 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर में क्या होगा?
तो अगर वो माइनर मेजर हो रहा है, इफ माइनर चाइल्ड अटेन्स मेजॉरिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो माइनॉरिटी पीरियड की इनकम थी वो क्लब हो जाएगी। 18 इयर्स का जिस दिन हुआ उस दिन से जो इनकम हुई वो क्लब नहीं होगी। कहने का मतलब माइनॉरिटी पीरियड की इनकम क्लब होगी, मेजॉरिटी पीरियड की इनकम क्लब नहीं होगी। क्लियर? चलिए तो एग्जाम्पल देते हैं। मिस्टर आयुष, आयुष जब 11th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, सपोज इनकी एज 15 इयर्स, 15 इयर्स, तो माइनर हैं। इनको अपनी ही क्लास की इनको अपनी ही क्लास की एक लड़की से प्यार मोहब्बत हो गई, वो भी 15 इयर्स की। तो मिस स्वीटी वो भी 15 इयर्स की। अब तो मिस्टर आयुष 15 इयर्स और मिस स्वीटी 15 इयर्स, दोनों को प्यार हो गया और इनके दोनों के एक माइनर चाइल्ड हो गया। हाँ, माइनर के माइनर चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो सुन लो। अरे प्रोविजन, प्रोविजन समझना है, पर्सनल क्यों ले रहे हो? पर्सनल मत लो। हाँ, तो इनके इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा रहा हूं। और माइनर चाइल्ड हो गया। नाम कुछ भी रख दो। चलिए, तो अब एक सवाल पैदा होता है। आयुष खुद ही माइनर चाइल्ड है। अब दो बातें, अगर ये सब होने के बाद ये जब इनको पता पड़ा कि जब इनको इधर इधर जब इनको पता पड़ा, मिस स्वीटी ने इनको बताया कि ये बाप बनने वाले हैं, फिर इन्होंने घर जाके बताया। फिर पहले तो पापा ने बहुत मारा, कि ये क्या किया, समाज में बदनामी होगी। अब पापा ने इनकी शादी करा दी। सपोज 15 इयर्स की एज में शादी हो गई, और जब शादी हुई तब तक तो ये माइनर चाइल्ड प्रोसेस में था, फाइनल प्रोडक्ट अभी आया नहीं है। अब प्रोसेस में था ये, तब शादी हो गई। अब
और शादी के बाद ये माइनर चाइल्ड पैदा हुआ, मतलब माइनर को माइनर हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है, मिस्टर आयुष खुद माइनर हैं, इनकी इनकम सपोज फादर और मदर जिसका भी हायर इनकम है उसमें क्लब हो रही है। सपोज आयुष की मदर हाउसवाइफ है, उनके यूं कोई इनकम नहीं है, फादर की इनकम है, तो फादर में इनकी क्लबिंग हो रही है। अब जब इनकी ही इनकम, मिस्टर आयुष की इनकम फादर में क्लब हो रही है, तो इनके माइनर चाइल्ड की इनकम, सपोज अब इस माइनर चाइल्ड को, इसको भी इनकम है, तो उसकी क्लबिंग किस में होगी? तो पहले उसकी इनकम मिस्टर आयुष में क्लब होगी, लेकिन पूरी की पूरी आयुष की इनकम फादर में क्लब होगी। अल्टीमेटली सारी इनकम, चाहे आयुष की, वो माइनर है, और आयुष का माइनर चाइल्ड वो भी माइनर है, दोनों की क्लबिंग फादर में हो जाएगी, आयुष के फादर में क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सपोज इनके फादर बोले नहीं, अब गलती हो गई है पर शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, किसी भी रीजन की वजह से फादर ने बोला नहीं शादी नहीं होगी, लेकिन शादी नहीं हुई और उस लड़की ने सोचा नहीं मैं तो इस बच्चे को जन्म दूंगी, ठीक है, माइनर चाइल्ड हुआ, इस माइनर चाइल्ड को इनकम हुई, अब इसकी किस में क्लब होगी इनकम? अरे अरे कराना क्या है, खुद ही करना है। इधर इधर तो ये माइनर चाइल्ड, आयुष का जो माइनर चाइल्ड है, इसकी इनकम क्लब अब कैसे होगी बताइए? शादी नहीं हुई इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की शादी नहीं हो पाई अगर, और माइनर चाइल्ड हुआ, तो इसकी क्लबिंग किस में होगी बताइए? पहला पॉइंट है, पहला सवाल, क्या आयुष में क्लब होगा या आयुष के फादर में क्लब होगा? माइनर चाइल्ड की क्लबिंग के प्रोविजंस तब भी एप्लीकेबल हैं जब माइनर चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट मतलब जायज औलाद है तो क्लबिंग होगी, अगर नाजायज औलाद है क्लबिंग नहीं होगी। अगर शादी नहीं हुई तो क्लबिंग नहीं होगी, ये बातें याद रखिए। हियर चाइल्ड मीन्स ओनली लेजिटिमेट चाइल्ड एंड इंक्लूड्स अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड, चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, तो सिर्फ लेजिटिमेट चाइल्ड की ही इनकम क्लब होती है। अब आयुष के पापा एग्री नहीं हुए, वो लड़की भी कहीं और चली गई, अब और आयुष की भी एज शादी लायक हो गई, अब ये 25 इयर्स के हो गए, लेकिन 25 इयर्स के होने के बाद भी इनकी अब मैरिज नहीं हो रही है। क्यों? समाज में नाम खराब हो गया, एक बार नाम खराब होता है तो वापस इज्जत कमाने में बरसों लग जाते हैं, और खराब करने में ज्यादा टाइम लगा नहीं, ठीक है। अब इनकी एज 25 इयर्स हुई, समाज में खूब बदनामी हो गई इस बात से,
25 इयर्स की एज में भी अब इनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। तो अब इनके फादर ने एक ऐसी जगह बात की कि वो जब इनकी दूसरी सेकंड मैरिज होनी है तो एक विडो से बात हुई। उस विडो से, विधवा से इनकी शादी कराई जाएगी। बट वो जो विडो थी, पहले से उसके 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे अभी भी माइनर हैं। ठीक है, माइनर है। फिर इनकी मैरिज हो गई उस विडो से, और आफ्टर मैरिज उस लेडी को आयुष से 3 बच्चे और हुए। इधर इधर प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। टोटल 5 हो गए। अब इन सारे माइनर्स को इनकम है। बताइए, इन 5 माइनर्स की इनकम आयुष में क्लब हो जाएगी। आयुष का कहना है कि जो 3 बच्चे हैं वो मेरे हैं और उनकी ही क्लबिंग करो मुझ में, और जो 2 बच्चे पहले से उसके पुराने हस्बैंड से मेरे में क्लब मत करो। क्या होगा? क्लबिंग इन 2 बच्चों को लेकर भी होगी या नहीं? प्रोविजन है, चाइल्ड इंक्लूड्स लेजिटिमेट चाइल्ड एंड इंक्लूड्स स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो इनकी भी क्लबिंग होगी और इनके जो खुद के बच्चे हैं उनकी भी क्लबिंग इसमें हो जाएगी। क्या इतने इमोशनल हो जाते हो? चलिए, अब एक्सेप्शन पढ़ते हैं। ऐसे एक्सेप्शंस जिस केस में माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी और उस इनकम पर माइनर चाइल्ड को खुद को ही टैक्स देना पड़ेगा। वो इनकम उस इनकम पर माइनर चाइल्ड खुद टैक्स देगा। क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला केस, अगर माइनर चाइल्ड सफर्स फ्रॉम डिसएबिलिटी है, माइनर चाइल्ड हैंडीकैप्ड है, तो उसकी इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी। डिसेबिलिटी कैसी? उसके लिए हम पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर में सेक्शन 80U। अगर वो सेक्शन 80U की डिसेबिलिटी से सफर्ड है माइनर चाइल्ड, तो उस माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी। गवर्नमेंट लॉजिक बोलती है कि उस केस में माइनर चाइल्ड अपनी इनकम पर सेक्शन 80U में डिडक्शन ले लेगा, इसलिए ये माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में तब क्लब नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो इनकम माइनर चाइल्ड की खुद की एबिलिटी इनकम है तो क्लब नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आयुष का जब जन्म हुआ तो इन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर का ऐड किया, मम्मी पोको पेंट्स का ऐड किया। ठीक है, उससे इनको इनकम हुई। क्या ये इनकी एबिलिटी इनकम है? यस, ये इनकी एबिलिटी इनकम है। ये क्लब नहीं होगी, ये क्लब नहीं होगी। तो देखिए क्या प्रोविजन है, वेयर माइनर चाइल्ड हैज अर्न इनकम आउट ऑफ हिज फिजिकल वर्क, मैनुअल वर्क, पर्सनल स्किल, टैलेंट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल दे दिया मैंने। जैसे आजकल आप देखते हो काफ़ी गेम शो में छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, माइनर हैं, उनको इनकम हुई गेम शो में, तो वो उनके पेरेंट्स में क्लब होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? ये उन माइनर चाइल्ड की अपनी एबिलिटी इनकम है, एबिलिटी इनकम क्लब नहीं होती है। ठीक है, तो उस केस में माइनर चाइल्ड अपनी इनकम पर टैक्स खुद देगा।
वो इनकम माइनर चाइल्ड को ही टैक्सेबल होगी, क्लबिंग नहीं होगी। कुछ केसेस में क्या होता है, माइनर चाइल्ड की इनकम जो पेरेंट्स में क्लब हो रही है वो क्लब इनकम बहुत ज्यादा है, हो सकता है ऐसा। कैसे? माइनर चाइल्ड को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली है गिफ्ट में, कोई हाउस प्रॉपर्टी मिली है, उसका अच्छा खासा रेंट का बहुत बड़ा अमाउंट आता है, और अब ये उसकी एबिलिटी इनकम तो है नहीं, क्लब होगा तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि इतना बड़ा अमाउंट हमारी इनकम में क्लब हो जाएगा। तो क्या कोई उपाय है जिसकी वजह से हाल फिलहाल क्लबिंग प्रोविजंस को टाला जा सके? तो गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन बताया कि हाँ, इस केस में आप कुछ हद तक क्लबिंग प्रोविजंस को टाल सकते हो अगर आप इस माइनर चाइल्ड का एक एक्यूमुलेशन ट्रस्ट बना दो। एक्यूमुलेशन ट्रस्ट क्या होता है? एक्यूमुलेशन ट्रस्ट बनाया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड, और ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा जाएगा कि इस माइनर चाइल्ड की इनकम जो ट्रस्ट की है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, जब तक ये माइनर चाइल्ड माइनर है तब तक इस ट्रस्ट में इकट्ठी होती रहेगी। ट्रस्ट बनाया ही इसलिए गया है, और जैसे ही ये माइनर चाइल्ड मेजर हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और ये सारा का सारा एक्यूमुलेटेड इनकम उस माइनर चाइल्ड को मेजर होने पर मिल जाएगा। अगर ऐसा एक्यूमुलेशन ट्रस्ट बनाया गया है तो भी क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग केस और, मैंने बोला कि क्लबिंग होगी, फादर और मदर जिसकी भी इनकम, ये क्लबिंग करने से पहले टोटल इनकम देखेंगे, फादर मदर दोनों की, ये इनकम क्लब करने से पहले उनकी दोनों की इनकम देखेंगे, जिसकी भी इनकम ज़्यादा हो उसमें क्लबिंग हो जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग केस, फादर और मदर दोनों की इनकम इक्वल हो गई तो भी क्लबिंग नहीं होगी, और फिर उस केस में माइनर चाइल्ड अपनी इनकम पर खुद टैक्स देने के लिए लायबल है। तो फादर और मदर दोनों की इनकम अगर इक्वल होगी तो भी ये नो क्लबिंग केस हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर ए एंड मिसेस ए, उनकी टोटल इनकम दे रखी है। टोटल इनकम मिस्टर ए की है 2,30,000 और मिसेस ए वाइफ की है 1,60,000 रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम देयर ओन सोर्सेस। ये उनकी खुद की इनकम है, पर्सनल, उनकी पर्सनल इनकम की डिटेल दे रखी है मिस्टर ए मिसेस ए दोनों की। एंड इन एडिशन दे हैव 6 चिल्ड्रन, उनके 6 बच्चे हैं। फर्स्ट सन है वो मेजर है, उसको मेजर सन को इनकम हुई है इंटरेस्ट इनकम 9,000, क्लबिंग होगी क्या? नहीं, सिर्फ माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है, मेजर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होती, तो ये क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन पॉइंट नंबर बी, सेकंड वो सन है, माइनर है, वो स्टेज सिंगर है और उसको सिंगिंग से 45,000 इनकम हुई है। बताइए क्या होगा? ये एबिलिटी इनकम है, एबिलिटी इनकम की क्लबिंग नहीं होती है। फिर थर्ड पॉइंट, थर्ड डॉटर है, वो माइनर है, लेकिन वो सेक्शन 80U की डिसेबिलिटी से सफर्ड है, उसको इनकम हुई है 32,000। मदर ने उसके नाम से एफडी करवाई थी, एफडी का इंटरेस्ट इस माइनर डॉटर को मिल रहा है, बट वो माइनर डॉटर सेक्शन 80U की डिसेबिलिटी से सफर्ड है, क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, और उस सिचुएशन में वो माइनर डॉटर खुद ही टैक्स देने के लिए लायबल है। और हम पढ़ेंगे कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको सेक्शन 80U में डिडक्शन मिलता है, तो ये इनकम माइनर डॉटर को टैक्सेबल हो जाएगी और वो उस इनकम पर 80U का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। डिसेबल्ड पर्सन को
डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80U में। कितना? अगर सिर्फ नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का, 1,25,000 का। सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी अगर 80% या 80% से ज़्यादा हो तो वो सीवियर डिसेबिलिटी कहलाती है। जैसे ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस कहते हैं आंखों की नज़र पूरी एक साथ कम नहीं होती, काफ़ी बच्चों में ऐसे होता है, धीरे 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 ख़त्म होती जाती है, आईसाइट वीक होती जाती है। तो अगर आईसाइट 80% से ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा है, तो वो सिर्फ डिसेबिलिटी कहलाएगा। अगर आईसाइट 80% या 80% से ज़्यादा खराब हो चुकी है, वीक हो चुकी है, तो वो सीवियर डिसेबिलिटी कहलाएगा। और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है ATU में, और अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक क्या है? इस सिचुएशन में अगर माइनर चाइल्ड को सीवियर डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी है सेक्शन 80U वाली, तो क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, ये क्लब नहीं होगा। फिर फोर्थ केस, फोर्थ है डॉटर, वो माइनर है और उसको इनकम हुई है 38,000 की, वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। क्लबिंग होगी क्या? नहीं होगी। एबिलिटी इनकम क्लब नहीं होगी। ये वो खुद अपने पर्सनल स्किल, एबिलिटी, टैलेंट, मैनुअल वर्क से कमा रही हैं, एबिलिटी इनकम है, इसकी क्लबिंग नहीं होगी। फिर फिफ्थ सन है, वो माइनर है, उसके इनकम है 1200। कुछ नहीं बताया ये एबिलिटी इनकम है या नहीं, हम तो क्या मानेंगे? क्लबिंग होगी। लेकिन इस केस में वो क्या एवरी चाइल्ड के लिए जो 1500 रुपए तक का एग्जाम्पशन होता है सेक्शन 1032 में, वो मिल जाएगा क्या? वो मैक्सिमम है, और वो पर एनम है या पर मंथ है? पर एनम है, पर चाइल्ड। ठीक है, तो क्या पूरे के पूरे 1200 रुपए का एग्जाम्पशन मिल जाएगा 1032 में? यस, मिल जाएगा। ये क्लब तो होगी, बट उस क्लब्ड इनकम पर जो जिस भी पेरेंट में ये क्लबिंग हो रही है, चेक कर लो किसमें क्लबिंग होगी। मदर और फादर हुज इनकम बिफोर सच क्लबिंग हायर, तो फादर मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है, उसमें क्लबिंग होगी। फिर पॉइंट नंबर F, सिक्स्थ डॉटर है, वो माइनर है, उसके भी 4,100 की इनकम है, तो ठीक है, इस पे भी 1500 रुपए का एग्जाम्पशन हो जाएगा, बाकी का बैलेंस अमाउंट मिस्टर ए में क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनकम इन सब की निकालनी है, सबकी निकालनी है। मतलब क्या? मिस्टर ए की इनकम में वो क्लबिंग वाले अमाउंट आ जाएंगे। कोई भी क्लबिंग मिसेस ए में हुई क्या? वाइफ में, मिसेस ए में नहीं हुई, तो वाइफ की इनकम क्या बताओगे? फिर 1,60,000 ही रहेगी। और पूछा है ऑल पर्सन्स, ऑल पर्सन्स, वो फर्स्ट सन मेजर था, उसकी इनकम कितनी? 9,000, सबकी इनकम निकालनी है। ठीक है, और सेकंड केस में वो सिंगिंग वाली इनकम के लिए वो सेकंड वाला सन खुद ही लायबल है, तो ये उसकी सेकंड सन की इनकम हो गई, सबकी इनकम बतानी है। और ATU की डिसेबिलिटी से सफर्ड माइनर चाइल्ड है, खुद ही टैक्स देगा, तो ये थर्ड डॉटर की इनकम भी अलग से बतानी पड़ेगी। समझ आ गई बात? अब एक इंटरेस्टिंग बात कर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझाना है। पॉइंट ऐसा है, माइनर चाइल्ड ने किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया, वहां पर उसको 5 लाख इनाम मिला, मनी, मॉनेटरी गिफ्ट, मॉनेटरी प्राइज मिला 5 लाख। ये उसकी एबिलिटी इनकम है, इसकी क्लबिंग नहीं होगी, इसकी क्लबिंग नहीं होगी। अब ये 5 लाख का अमाउंट मिला जब, तब पेरेंट्स क्या सोचते हैं? इसके नाम से बैंक में FD करा देते हैं। तो माइनर चाइल्ड के नाम से वो 5 लाख की FD करवा दी गई। अब उस FD पर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, वो FD के इंटरेस्ट की इनकम क्लब होगी या नहीं? तो इस बात को लेकर मैंने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन नंबर 9, ईशान जिसकी एज 13 साल है, 4 साल पहले उसकी मदर की डेथ हो चुकी है ड्यू टू कैंसर,
उसने डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया और 5 लाख का इनाम जीता। लेकिन 5 लाख का ये पैसा उसके फादर ने हाथों हाथ इन्वेस्ट कर दिया एक एफडी में ऑन द सेम डे, और इस एफडी पर 35,000 का इंटरेस्ट मिला है। 2 इनकम हुई है, एक तो 5 लाख और उस 5 लाख की एफडी पर फिर 35,000 इंटरेस्ट मिला है। तो 5 लाख को तो लिख दो, वो एबिलिटी इनकम है, वो क्लब नहीं होगी। लेकिन क्या वो 35,000 भी एबिलिटी इनकम है? क्या वो 35,000 एबिलिटी इनकम है? नहीं, ऐसे ऑप्शन सिर्फ एबिलिटी इनकम के लिए है। अब यूं मत कहना कि वो इंटरेस्ट जो था ना, जिस एफडी पे था, उस एफडी का सोर्स एबिलिटी इनकम है। एबिलिटी इनकम ही सोर्स था ना। अब उस इनकम से इनकम हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ जो एबिलिटी इनकम है वो क्लब नहीं होगी। उसके अलावा जो ये 35,000 का इंटरेस्ट है, ये तो फादर में क्लब हो जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल एबिलिटी इनकम क्लब नहीं होगी। उस ओरिजिनल एबिलिटी इनकम पर जो इनकम पैदा हुई है, उसको हम बोले एक्रीडेड इनकम, एक्रीशन इन इनकम, वो इनकम तो क्लब होगी। सिर्फ एबिलिटी इनकम को गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन में डाला है, तो ये 5 लाख एबिलिटी इनकम है, ये क्लब नहीं होगा। 35,000 एबिलिटी इनकम नहीं है, ये क्लब होगा। लेकिन क्लब होगा तो फिर फादर उस पर 1,500 रुपए का एग्जाम्पशन ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। तो टैक्सेबल कितना होगा फादर के हिस्से में? 33,500। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रोविजन है रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस। रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस सेक्शन बड़ा स्पेशल कंडीशन रख रहा है। कई लोग सोचते हैं जैसे स्पाउस को रेम्युनरेशन मिला, हस्बैंड में जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों को सैलरी की इनकम मिली, तो पढ़ने से ये फीलिंग आ रही है अच्छा वाइफ की इनकम हस्बैंड में जोड़ दो। ऐसा नहीं है। अगर ये वाइफ की एबिलिटी इनकम है तो इसका भी एक्सेप्शन में लिखा गया है, ये क्लब करने की बात नहीं चल रही है, ये क्लब करने की बात नहीं चल रही है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी रेस्पेक्टिव एबिलिटी इनकम पर टैक्स देंगे, क्लबिंग नहीं होगी इस केस में। तो ये प्रोविजन क्या बोलता है? क्लबिंग की बात कर रहा है, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशन नंबर 1, एसएससी इंडिविजुअल है, एसएससी का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसी कंसर्न में एसएससी की स्पाउस एम्प्लॉयड है, एसएससी की या का स्पाउस एम्प्लॉयड है उसी कंसर्न में, और स्पाउस इज हैविंग नो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एनी एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम, इनकी वाइफ, ये हस्बैंड, इनकी वाइफ लीला, ठीक है, इनकी वाइफ लीला एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। उस पार्टनरशिप फर्म में इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट में कम से कम 20% हिस्सा। तो वो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, कम से कम उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एटलीस्ट 20%। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका बोल रहे हैं? स्पाउस का बोल रहे हैं या एसएससी का बोल रहे हैं? तो मिस्टर राम इसमें पार्टनर है, लैंग्वेज ये है। फॉर एग्जाम्पल,
या रिवर्स केस भी कर सकते हैं, उल्ट यही केस लेते हैं हम। लीला जो है एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं। यहां पर एसएससी कौन? एसएससी हम मान लेते हैं लीला को। तो लैंग्वेज है एसएससी क्या इंडिविजुअल है? यस। एसएससी का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? यस। अब इससे बात लीला की हो रही है, तो लीला एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, मतलब किसी कंसर्न में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर स्पाउस ऑफ द एसएससी, स्पाउस ऑफ एसएससी कौन? मिस्टर राम स्पाउस है यहां, ठीक है। तो मिस्टर राम लीला के स्पाउस है। यहां क्या बोल रहे हैं? स्पाउस ऑफ एसएससी इज एम्प्लॉयड इन सच कंसर्न। इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को बोला कि मेरे हस्बैंड को नौकरी दे दो, तो मिस्टर राम इस पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉय हैं। पार्टनरशिप फर्म इनको सैलरी का पेमेंट कर रही है। ये पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉय हैं, पार्टनरशिप फर्म इनको सैलरी का पेमेंट कर रही है, एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट कर रही है। सिचुएशन ये है। तो लेकिन मिस्टर राम को लीला ने सिफारिश करके पार्टनरशिप फर्म में नौकरी पर लगवाया है, या हम यूं कहें इस पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ नाम के लिए पेरोल पर उनको एम्प्लॉय शो किया जा रहा है। एक्चुअल में मिस्टर राम इस पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई काम नहीं करते, ठीक है, कोई काम नहीं करते वो इस पार्टनरशिप फर्म के लिए। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा? ताकि इस पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचना, एक फर्जी एम्प्लॉय बढ़ाया गया है ताकि उसको सैलरी का पेमेंट शो करे, पार्टनरशिप फर्म अपने खर्चे बढ़ा चढ़ा के पेश करे और पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट कम हो जाए, पार्टनरशिप फर्म नेट प्रॉफिट पर कम टैक्स दे। प्लानिंग ये। तो एक प्रोविजन पढ़ के आए कि सेक्शन 40A(2) इस पार्टनरशिप फर्म को क्या सेक्शन 40A(2) लग जाएगा? पीजीबीपी हेड का पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, पार्टनर के रिलेटिव को पार्टनरशिप फर्म पेमेंट कर रही है और वो पेमेंट अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल है कि नहीं? तो क्या ये सैलरी का खर्चा पार्टनरशिप फर्म के लिए, ये सैलरी खर्चा है, ये खर्चा पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 40A(2) में डिसअलाउड हो जाएगा। सिक्के का एक पहलू ये कि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये खर्चा सैलरी का डिसअलाउ हो जाएगा 40A(2) में। एक साइड कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात, ये क्लबिंग प्रोविजंस भी लीला के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और लीला को क्या बोला जाएगा? आप इंडिविजुअल हो, आपका इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आपके इस स्पाउस, ये एम्प्लॉयड है इस कंसर्न में स्पाउस, और स्पाउस के कोई टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस है नहीं। मतलब लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन ये है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म में कोई एक्चुअल वर्किंग नहीं करते, फिर भी उनको रेम्युनरेशन दे रही है पार्टनरशिप फर्म, वो कंसर्न। तो अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हों, देन रेम्युनरेशन ऑफ द स्पाउस shall be clubbed with the income of SSC. स्पाउस का रेम्युनरेशन एसएससी की इनकम में क्लब हो जाएगा। यहां एसएससी कौन है? लीला। स्पाउस का ये रेम्युनरेशन लीला में क्लब हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट दो लोगों को निचोड़ रही है एक ही बात के लिए, दो लोगों से टैक्स ले लिया जाएगा। क्या सही कह रहा हूं मैं? पार्टनरशिप फर्म को ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म से उस बड़े हुए प्रॉफिट पे टैक्स ले लेंगे, और ये इनकम लीला में क्लब हो जाएगी, तो लीला इस इनकम पर, अपनी इनकम पर तो टैक्स देगी ही, इस क्लब्ड इनकम पर और उनका टैक्स बढ़ेगा, तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। इस इनकम को लेकर डबल टैक्सेशन हो गया।
ये इनकम खर्चा थी उस पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसको डिसअलाउ हो गया, उस पे उस पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स दे दिया। और ये लीला में भी क्लब हो गया, इस बड़ी हुई इनकम पर लीला भी टैक्स देगी। तो एक ही इनकम पर 2 एसएससी टैक्स देंगे, ऐसा हो गया। ठीक है, इंटेंशन क्या है? क्लबिंग प्रोविजंस अपना काम करेंगे, यस वो क्लबिंग होगी ही, और ये सेक्शन 48(2) अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन इस मकसद से बनाया गया है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का वही मीनिंग है जो आप पीजीपीपी हेड में पढ़ चुके हो। अगर कंपनी है तो 20% एटलीस्ट वोटिंग पावर किससे आता है? इक्विटी शेयर्स से। और वो 20% कब देखा जाएगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और अगर कोई अदर कंसर्न है कंपनी के अलावा, तो 20% प्रॉफिट इन सच कंसर्न एट एनी टाइम, मतलब प्रॉफिट में कम से कम 20% हिस्सा, तो उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहा जाएगा। रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? सैलरी, कमीशन, फी, अदर रेम्युनरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लबिंग प्रोविजंस काम करेंगे। चलिए इसके आगे कल पढ़ेंगे।